Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 27, wherein which we will discuss about the First World War. So देखिए पहले आप ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये जो एक्चुअली ये जो सारे वर्ल्ड वॉर्स हैं उसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को ही बदल दिया, राइट? तो ये वर्ल्ड वॉर्स कैसे स्टार्ट हुए, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या बैकग्राउंड था, वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से इम्पैक्ट किया है सारी चीज़ों को। फिर हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेस, कोर्स और क्या क्या रिजल्ट रहे। इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म और ये बाकी का जो बैकग्राउंड है पूरा, कि कैसे व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो देखो पहले कॉलोनियलिज्म, आप सभी जानते हो कि ये जो दूसरी टेरिटरीज पे अपनी सॉवरेंटी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, है ना? अपने नेशन की सॉवरेंटी दूसरी टेरिटरी में, दूसरे नेशंस में, दूसरे बॉर्डर्स में बढ़ाना कॉलोनियलिज्म होता है। भारत उसका शिकार हो चुका है। ये जो कॉलोनाइजर्स हैं वो क्या करते थे, ये जो भी कॉलोनी होती थी इनकी, वहाँ के लेबर, रिसोर्सेस, मार्केट्स, ये सारे चीज़ों को डोमिनेट करते थे, एक्सटॉर्ट करते थे और अपने सोशो कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स भी इस पॉपुलेशन पर इम्पोज किया करते थे। यूरोपियन, और ये बेसिकली कॉलोनिज्म आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यूरोपियन कंट्रीज से। 15th सेंचुरी में जब एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई तब से ये शुरू हो गया। हम सारी बैकग्राउंड समझ चुके हैं अब तक, है ना? तो इस जैसे ही लोगों ने डिस्कवर करना शुरू करी, दूसरी टेरिटरीज, समुद्र से दूसरे देशों पे गए, तो इसकी वजह से पोर्टुगीज, स्पेनिश एक्सप्लोरेशन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ईस्ट अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में और ईस्ट एशियन नेशंस में शुरू हो गया। 17th सेंचुरी तक क्या हुआ, दूसरे जो यूरोपियन पार्टनर्स थे, कंट्रीज थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, होलैंड, तो इन्होंने ओवरसीज अपने एम्पायर्स एस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, और आपस में ही ये सारे यूरोपियंस क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, एक दूसरे से compete कर रहे थे कि हम कितना ज़्यादा पावर एक्वायर कर सकते हैं, है ना? एंड दे वर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर एंड दोज विथ स्पेन एंड पोर्टुगल्स। तो ये दो, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने बाद में स्टार्ट किया था, हम सब समझ चुके हैं इसके पहले वाले सेशंस में ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। स्पेन और पोर्टुगल्स ये थोड़ा दे वो वीकेंड आफ्टर द लॉस ऑफ न्यू वर्ल्ड कॉलोनीज़, क्योंकि कुछ सक्सेसिव वॉर्स हुए हैं ये जो नए वर्ल्ड कॉलोनीज़ में, तो थोड़ा वीक हो गए जैसे इन्होंने अपने कॉलोनी लूज़ करने लगी। बट ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, होलैंड है, उन्होंने ये जो है ना अपना अटेंशन, अपना जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो कुछ ओल्ड वर्ल्ड कॉलोनीज़ में दिखाना शुरू किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, है ना? और यहाँ पर इन देशों में अपने जो है कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश किए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फिर, है ना? उसकी वजह से नया एरा स्टार्ट हो गया, बेसिकली एक नया तरह का इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया। The fight among the European countries to control and establish these colonies, this was the reason and this led to the First World War. So there are different type of colonies. ठीक है, पहला तो आप मान लीजिए सेटलर कॉलोनीज हुआ करती थी, है ना? जैसे कि ओरिजिनल 13 स्टेट्स ऑफ USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एमिग्रेशन हो रहा था, सेटलिंग हो रही थी। ठीक है, ओरिजिनल कंट्री से, मदर कंट्री से लोग यहाँ पे सेटलर कंट्रीज़ में जा रहे थे, सेटलर कॉलोनीज़ में जा रहे थे। इससे क्या हुआ, जो इंडिजीनियस लोग हैं, यानी कि जो भी इन कॉलोनीज़ में रह रहे थे, इस देश के लोग थे जहाँ पे ऑलरेडी इंडिजिनस लोग हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। दूसरे टाइप की कॉलोनीज़ होती हैं कॉलोनीज़ ऑफ डिपेंडेंसीज़, है ना? जैसे कि हमारा भारत, जिसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, डच इंडोनेशिया, फ्रेंच इंडो चाइना एंड जापानीज़ कॉलोनियल एम्पायर। ठीक है, अब दूसरे एक और तरीका, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंट तरीका है, एक और डिफरेंट टाइप है इन कॉलोनीज़ का, दैट इज़ प्लांटेशन कॉलोनीज़। अभी प्लांटेशन कॉलोनीज़ कैसी थी? जैसे कि बारबेडोस, सेंट डोमिंगियस, जमैका। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाइट कॉलोनाइजर्स अपने ब्लैक स्लेव्स लेकर आते थे और यहाँ पर प्लांटेशन करते थे। ठीक है, बेसिकली दिस लेड टू माइनॉरिटी रूल सिमिलर टू द डिपेंडेंसी।
Now, imperialism is actually the result of colonialism only, and इस imperialism में क्या होता है, बेसिकली एक तरह की पॉलिसी होती है जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ में और पावर जो है वो इंक्रीज़ करते हो. नाउ दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ नेशंस डोमिनेंस ओवर द डिस्टेंस लैंड. यानी कि मान लीजिए सपोज़ आप के हमारे भारत में अगर इंग्लैंड में के पार्लियामेंट में कुछ लॉ पास हो रहा है भारत के लिए, तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द डोमिनेंस ओवर आर लैंड. ओके, तो वही इंपीरियलिज्म ही है. एज ऑफ इंपीरियलिज्म यूजुअली रिफर्स टू द ओल्ड इंपीरियलिज्म पीरियड, जो कि 1860 से स्टार्ट हुआ, जब ये मेजर यूरोपियन स्टेट कॉलोनाइज करना शुरू कर दिए थे. और ये जो इंपीरियलिज्म टर्म है वो 1500s में एक्चुअली कॉइन की गई थी, और ये बताने के लिए कॉइन की गई थी, बेसिकली पॉलिसीज़ बताने के लिए कॉइन की गई थी. उन देशों की पॉलिसीज़ जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो अपने पावर्स एक्सटेंड करते जा रहे थे अफ्रीका और अमेरिका में. इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये आपने कई बार सुना होगा, है ना, क्योंकि imperialism ultimately leads to the capitalistic ideology and capitalism, जिसकी वजह से it made it necessary to find new markets, resources, और ये जो quest है और ये जो thrust है markets का वो बढ़ता जाता है. ये जो theory है basically necessity और necessary expansion of capitalism outside the boundary of nation states, वो आपको लेनिन और रोसा लग्जमबर्ग ने दी है. इकोनॉमिक मार्केट्स की बात करते हैं तो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में मशीनरी बनी, और हमने देखा था जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया. लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो कर रहे हो, ज़्यादा गुड तो बना रहे हो, बट इसके लिए क्या चाहिए आपको, मार्केट चाहिए. तो यही था एक वो बोलते हैं ना, नीड फॉर अ न्यू मार्केट. और एक और बात कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको बेचने के लिए, अगर आपने बहुत सारा सामान बना लिया है तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए, लेकिन आपको ये सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है. तो ये दोनों ही नीड है, रॉ मटेरियल, मार्केट, जिसकी वजह से पूरा और एक्सपेंशनिज्म हो रहा था. ये this particular dual need pushed the European countries to compete with each other in order to establish their political control. क्योंकि ultimately economic control leads to political control. ओके, इकोनॉमिक, अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास पावर होगा. तो वही ये यूरोपियन कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कर रहे थे, मार्केट ढूंढ रहे थे. फिर कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया, स्टीम शिप, रेल रोड्स, रोडवेज इम्प्रूव हो गए, जिसकी वजह से इम्पीरियलिज्म और ज़्यादा फोरफोल्ड हो गया. फिर राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म. तो अब देखो, जिन देशों में ये लोग राज कर रहे थे वहाँ के लोग भी उठने लगे, वहाँ के लोग भी बोलने लगे. लेट 19th सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेंस नेशनलिज्म आपको देखने मिलेगा. बहुत से जो देश हैं उनमें ये मिथ हो गया था कि लाइक मैनी नेशंस डेवलप मिथ ऑफ सुपीरियरिटी ओवर अदर पीपल्स. हर एक कंट्री चाह रही थी कि वो कॉलोनीज़ बनाए और कॉलोनीज़ बना के अपनी प्रेस्टीज और पावर इंक्रीज़ करें. राइटर्स, स्पीकर्स जो इंग्लैंड में थे, फ्रांस, जर्मनी में थे, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन और बनाए जिसमें इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट किया जा रहा था. एंड यूरोपियन कंट्रीज टू ग्रेट प्राइड इन कॉलिंग देयर टेरिटरीज एज एम्पायर. सिविलाइजिंग नेशंस. तो देखो, इन द माइंड ऑफ यूरोपियंस के माइंड में हमेशा से ऐसे ही था कि वो बहुत नोबेल हैं, उनको अपने इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन करना है, वो बहुत ही अच्छा काम है. वो जो काम करते थे उसको वो अच्छा मानते थे, और जो दूसरे कॉलोनीज़ कंट्रीज़ हैं उनको बैकवर्ड समझते थे. एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स एज वेल एज मिशनरीज अपने इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को और ज़्यादा फैलाते थे. यूएस इंपीरियलिज्म की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्चुअली एन्जॉय किया है द स्टेटस ऑफ अ सोल सुपर पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. अभी तो हमारा जो पूरा विश्व है वो मल्टी पोलर वर्ल्ड है, बट अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें तो यूएस ने बहुत सालों तक राज किया है.
बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू US ने बहुत सारा, यानी कि इट लार्जली टुक ओवर द यूनाइटेड किंगडम एंड सर्टेन रोल्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट. बहुत से मिडल ईस्टर्न नेशंस जैसे कि इजिप्ट, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, इसराइल, they all have been directly or otherwise substantially influenced by the US policy that time. ठीक है, तो this was just an overview about the colonialism and imperialism, that how these things work and they were the initial stages of your world wars, right? reasons तो हम next session में समझेंगे, but आज के लिए इतने ही. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.